नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो बहुत बड़ी होती है इनकी, इस तरफ तो आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल रही है और आपको क्वालिटी पे ही फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बारीक से बारीक चीज़ बताई जा रही है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कक्षा में भी तो देखो, आप जब चैप्टर पढ़ते हैं तो एक चैप्टर कम से कम 3 से 4 दिन में पूरा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 40 मिनट में 50 मिनट में बहुत बारीकी से समझा करके हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी जो कक्षा में कराया जाता है वही चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। तो चलते हैं आगे, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो आज का है पाठ 10 झांसी की रानी, जो कि वसंत भाग 1 कक्षा 6 की पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, इसकी जो लेखिका है यानी जो कवयित्री है, हिंदी में जो मेल होते हैं उनको कवि बोला जाता है, लेकिन जो फीमेल होते हैं उनको कवयित्री बोला जाता है। तो इसकी जो कवयित्री है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने ये झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके बारे में ये एक कविता लिखी है जो कि रोंगटे खड़े करने वाली है, जो कि देश प्रेम क्या होता है ये बताने वाली है। कि छोटी सी उम्र में, लगभग 23 साल की उम्र में उन्होंने देश को अपने प्राणों का बलिदान दिया और देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया। इस कविता में हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब झांसी वाली रानी के लिए हमेशा से ये कहा गया है कि वो मर्दानी यानी मर्दों की तरह लड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी। भ्रकटी का मतलब क्या है यहाँ पे? भुएं। ठीक है, कौन सी? ये जो हमारी आंखों के ऊपर का साइड होता है। ठीक है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी, गुमी मतलब खोई हुई। ठीक है, गुमी का मतलब क्या है यहाँ पे? खोई हुई। ठीक, आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी, फिरंगी मतलब विदेशी, अंग्रेज। ठीक है, विदेशी और अंग्रेज। ठीक, तो यहाँ पे कहा है कि सिंहासन हिल उठे, जब सब ने अपने अंदर ये ठान लिया कि हमें अब देश को आज़ाद कराना है। जो बूढ़ा भारत जो गुलाम हो चुका था, किसका? अंग्रेज़ों का, जो हमने अपनी आज़ादी खो चुके थे, जो हम अपनी आज़ादी को भूल चुके थे, उसकी कीमत सबने पहचान ली थी। और अब नए भारत में जो है वो जवानी आ गई थी। जो बूढ़ा था भारत, वह अब अपनी जवानी की तरफ बढ़ रहा था, अर्थात वो अपने आप को स्वतंत्र कराने की तरफ बढ़ रहा था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, यानी जो अंग्रेज यहाँ हम पर राज करते थे उन्हें दूर करने की मन में ठान ली थी। कब? जब चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। यानी कि सन 57 में क्रांति की शुरू हुई थी। जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो सन 57 में हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई ने इसका बीड़ा उठाया था। सब मिलकर करना तो चाहते थे एक साथ आक्रमण, लेकिन मंगल पांडे जो कि मेरठ छावनी में बैरक में वहाँ पे ये शुरू हो गया था। क्योंकि जो उस समय जो हथियार थे वो मुंह से खोल करके चलाए जाते थे। तो वहाँ पे ये कहा गया कि इसमें गाय वगैरह की चर्बी का था, वो मुंह से खोलने पड़ते थे। तो वहाँ पे मंगल पांडे ने वहाँ पे वो उजागर कर दिया और वहाँ पे एक उसको ऑफिसर को मार दिया। तो वहीं से ये शुरू हो गई थी, नहीं तो इतना बलिदान नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पे बुंदेले हर बोलो के में, यहाँ पे जो बुंदेले हैं
बुंदेले हर बोल के, ये एक प्रकार की ऐसी जाति होती है जो विशेष प्रकार के उस समय के राजाओं के लिए यश गीत गाती थी। वो एक प्रकार की विशेष जाति होती है। तो बुंदेले हर बोले यानी विशेष प्रकार की एक जाति होती है। ठीक, विशेष जाति। ठीक, तो उन्हीं के मुंह से हमने ये बात सुनी है कि वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो झांसी की रानी थी जिसका नाम लक्ष्मीबाई था, वो मर्दानी यानी मर्दों की तरह, जिस तरह से मर्द लड़ते हैं वह उस तरह से लड़ी, उसने हार नहीं मानी। कानपुर के नाना, यहाँ पे क्या दिया गया है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। यानी जो कानपुर के जो नाना थे, नाना साहेब धुंधुपंत, उनकी वो मुँह बोली बहन थी। यानी वो उनकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन उसे वो छबीली बोलते थे। ठीक है, और छबीली का अर्थ क्या होता है? सुंदर। ठीक, छबीली का अर्थ क्या होता है? सुंदर। लक्ष्मीबाई नाम था उसका, और अपनी पिता, उसके पिता के नाम क्या था? मोरोपंत। वो अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना जो उसको अपनी बहन मानते थे, वो उन्हीं के संग पढ़ती थी और उन्हीं के संग खेलती थी। वो ना कभी गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी, ना वो लड़कियों वाले खेल खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी, यानी कि जो हथियार होते हैं ना, एक योद्धा के जो हथियार होते हैं, वो उन्हीं के साथ खेलती थी। वो उन्हीं के साथ उनके प्रैक्टिस करती थी, अभ्यास करती थी युद्ध का। और बचपन में ही वीर शिवाजी जैसी गाथाएं वो सुनती थी। किससे? अपने पिताजी से। उसके पिताजी वीर शिवाजी की गाथाएं उसको खूब सुनाते थे, जिससे उसके अंदर देश भावना जो है वो कूट कूट कर भरी थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कि ये कहा जाता है कि जो वो विशेष प्रकार की जो जाति थी वो उनके खूब गीत गाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे हम। ये देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य दुर्ग घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। तो यहाँ पे वो क्या थी? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं कोई वीरता का अवतार थी, ये हम नहीं जानते। लेकिन जितने भी मराठे थे वो उसे देखकर खुश होते थे। पुलकित का मतलब होता है खुश, प्रसन्न। ठीक, तो वो उसे देख करके बहुत खुश होते थे। उसके जो तलवार थी, जो तलवार चलाने का जो तरीका था, वो ऐसे चलाती जैसे कटाक्ष मारते हैं ऐसे। नकली युद्ध और व्यू की रचना। व्यू मतलब एक विशेष प्रकार का युद्ध होता है जिसमें सब लोग एक पंक्ति में खड़े होते हैं। चक्र व्यू, कमल व्यू, इस टाइप के व्यूज़। पहले रचनाएं ऐसी होती थी युद्धों की। आजकल तो सब जो हथियार हैं वो आजकल आधुनिक हथियार हैं, बंदूकें हैं, राइफल्स हैं, टैंक्स हैं। लेकिन उस समय जो था, उस समय युद्ध तीर तलवार और इनसे भालों से ही होता था। और उस समय नई नई तोपें भी आई हुई थी, अंग्रेज़ों ने उनका भी यहाँ पे वो चलाने का प्रचलन प्रारंभ कर दिया था। तो वो बचपन में ही नकली युद्ध व्यू की कैसे कैसे खड़ा होना है, कैसे वो एक पंक्ति में विशेष प्रकार से खड़ा करके वो व्यू की रचना करती थी। और खूब शिकार खेलती थी, यानी कि शिकार बनाती थी अपने आप आपस में ही। सैन्य घेरना, कि सेना को कैसे घेरना है, दुर्ग कैसे तोड़ना है, यही उसके प्रिय खिलवाड़ थे। यानी वो यही खेल खेलती थी, उसे बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी, महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वो भवानी थी, आदि भवानी, वो उसकी भी आराध्य थी। वह भी भवानी को बहुत मानती थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। यानी वो वीर थी और जो झांसी का जो राजा था, राजा का नाम क्या था? गंगाधर राव। तो उसकी जो सगाई थी वो उसके साथ हो गई थी। वो वैभव था, राजा था, लेकिन ये वीरता की खूब क्या कहते हैं भरपूर इसके अंदर वीरता भरी हुई थी। ब्याह हुआ, रानी बन गई, आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब ब्याह हो गया, लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, यानी कि राजमहल में सब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छाई और बधाइयाँ गाई जाने। बधाई क्या होता है? जब कोई खुशी का माहौल होता है, किसी के यहाँ बच्चा होता है या किसी के यहाँ शादी होती है, जन्मदिन होता है, तो उस समय जो गाने गाए जाते हैं उन्हें बधाइयाँ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है सुबट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। अब सुबट का मतलब क्या है? यहाँ पे रणकुशल योद्धा। यहाँ पे योद्धा भी बोल सकते हैं हम, रणकुशल योद्धा भी बोल सकते हैं। ठीक है, वृदावली मतलब विस्तृत कीर्ति गाथा, यानी हम इसे कीर्ति गाथा भी बोल सकते हैं। ठीक है, कीर्ति गाथा, या हम बड़ाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह झांसी में आई, यानी रणकौशल योद्धा बुंदेलों की वो कीर्ति गाथा बन करके झांसी में आई। ठीक, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। ऐसा लग रहा था मानो चित्रा ने, जो चित्रा अर्जुन की पत्नी थी, उसने अर्जुन को पाया और शिव से जैसे पार्वती का मिलन होता है, ऐसे ही लग रहा था मानो गंगाधर राव से जो लक्ष्मी का मिलन हुआ वो उसी की उनको प्रतिबिंब के रूप में देखा जा रहा था। तो बुंदेलो हर बुलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य। उदित मतलब यहाँ पे उदित का मतलब क्या है? यानी उदय होना, यानी जागना। ठीक है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में। मुदित का मतलब क्या है? आनंदित। ठीक है, में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर कर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय। विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। अभी कितने दिन हुए? अभी तो जैसे भाग्य उदय ही हुआ था, लेकिन वो सौभाग्य, वो इतना आनंद और वो उजियाली चारों तरफ छाई थी, लेकिन कालगति यानी काल को जरा सी भी दया नहीं आई। वो चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, यानी कि उसके पति की मृत्यु हो गई। अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई और तीर चलाने वाले हाथी, अभी उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, उसकी चूड़ियाँ उसके हाथों में सजी थी, लेकिन तीर चलाने वाले हाथ थे उसके, तो उसको कहाँ वो भाएंगी। अभी जब वो विधवा हो गई, अब उसके लेख को, विधि का मतलब यहाँ पे भाग्य है। विधि का मतलब क्या है यहाँ पे? भाग्य की। भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई। यहाँ पे ये हलंत लगा देंगे, आधा आधा ग आता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो विधवा हो गई। यहाँ पे कहा गया है कि भाग्य को इस पर जरा सा तरस नहीं आया कि वो इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी। जब राजा की मृत्यु हुई, जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई, तो उस समय उनके कोई भी औलाद नहीं थी। अब रानी को भी शोक हुआ और वो शोक में समा गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आगे देखते हैं क्या होना है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, यानी कि बुंदेलों ने यही कहानी सुनाई है जो विशेष प्रकार की जाती होती कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप। बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। उस समय क्या होता था, अंग्रेजों की एक चाल होती थी कि जिस भी राजा के कोई संतान नहीं थी वो उनकी राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था, तो उसे हड़प लेता था। उन्होंने ये पॉलिसी बना रखी थी। तो इनके यहाँ पे भी कोई पुत्र नहीं था गंगाधर राव जी के यहाँ, तो लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र लिया था, यानी उसने एक पुत्र गोद लिया था, लेकिन वो दत्तक पुत्र को गद्दी पे बैठाते नहीं थे।
वो लोग, उनकी ये चाल थी, उनकी कूटनीति थी कि बिना लड़ाई किए ये अपने राज्य में मिला ले। तो वो उसी समय जब उसको डलहौजी का, उस समय वो वहाँ का वो था, वायसराय था, तो डलहौजी ने जैसे ही सुना कि झांसी का राजा मर गया है तो वो तुरंत वहाँ पर आया और उसने उस राज्य को हड़पने का अच्छा अवसर पा करके फ़ौरन अपनी वहाँ पे फौजें भेज दी और दुर्ग पे, जो झांसी का जो दुर्ग था, उस पे अपना झंडा लहरा दिया और कहा कि ये लावारिस का वारिस बनकर, या लावारिस मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आए, यानी कि उसने झांसी पर अपना कब्जा कर लिया। अब रानी अश्रुओं में घिरी हुई थी, अश्रु मतलब आंसू, ठीक है, आंसू। तो झांसी हुई वीरानी थी, उसके मतलब वो उस समय शोक में डूबी थी और उसको अब दिख रहा है कि अब मेरी झांसी जो है वो वीरानी हो रही है, यानी कि अब मेरे झांसी को संभालने वाला कोई नहीं है और अंग्रेज इस पे कब्जा जमा रहे हैं। तो उसने फिर अपने दुख को पीछे रखा। तो बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अब चलिए अब आगे आते हैं इस पैराग्राफ में। देखिए, अनुनय विनय नहीं सुनता है, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता को रचा है। उनके जो शब्द हैं वो मन को छू लेने वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, अनुनय विनय यानी प्रार्थना, विनती। वो अंग्रेज लोगों को कुछ नहीं पता था, ना वो इस भाषा को जानते थे। विकट मतलब क्या होता है यहाँ पे, विकराल रूप, विकट मतलब संकट, भयंकर। जो यहाँ पे वो विकट फिरंगी मतलब दुर्जन, जिसको कहते हैं कि जिसको जरा सी भी दया नहीं आई, वो व्यापारी बन दया चाहता था। जब वो यहाँ भारत में आए थे अंग्रेज लोग, वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर देखा कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल मिलता है, उसका उन्हें पता नहीं कितने गुना जा कर के फ़ायदा मिलता था अपने देश में। तो उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे व्यापार, और यहाँ के लोग तो थे ही भोले और गद्दार भी पहले से ही हुए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने व्यापारी बन कर के आया था। अब जब ये भारत आया तब इसने ये डलहौजी का, यहाँ पे डलहौजी का, क्योंकि उस समय डलहौजी वायसराय था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि पैर पसार लिए यहाँ पे, अब तो पलट गई काया, यानी कि चारों तरफ उन्हीं का जो है वर्चस्व लहरा रहा था, वो सबको अपने कब्जे में ले रहे थे। राजा नवाबों, राजाओं को भी, नवाबों को भी वो अपने पैरों की जूती समझते थे, उनको भी अपने से नीचा समझते थे। उनको जब भी तो किसी को मदद चाहिए होती थी, पैसा देते थे, उनको फिर कब्जे में ले, और धीरे धीरे उनके विश्वास को जीत करके उन्हें धोखा देते। धोखा देना ही उनको आता था, वो धोखेबाज ही थे, ठीक है। और भारत के लोग उन पे जो थे वो विश्वास करते थे। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। अभी जब उन्होंने झंडा फहरा दिया तो अब रानी उनकी दासी बन गई, बनी यह दासी, लेकिन उसे दास्ता मंजूर नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई को दास्ता मंजूर नहीं थी, वह अब भी महारानी बनी रही और बनना चाहती थी। उसने कहा कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, यहाँ पे छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर भी का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्म मतलब यहाँ पे बांग्लादेश के लिए बोले, पर अभी हुआ था वज्र निपात। मतलब राजधानी दिल्ली भी उनके हाथ हो गई, लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया, पेशवा भी कैद हो गए बिठूर में, नागपुर पे भी उन्होंने अपना आक्रमण किया, नागपुर को भी अपने वहाँ पे ले लिया, उन्होंने कब्जे में कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, तो इन सब का क्या सामर्थ्य था? इनका कोई सामर्थ्य नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंध, पंजाब, बांग्लादेश, ये इन पे सब पे उसने अपना
मतलब वर्चस्व लहराया, उनका पतन किया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। जब सबको उन्होंने कब्जा कर लिया तो बाकी छोटे छोटे रियासतों का क्या वो था, वो तो छोटी छोटी रियासतों पर भी अपना कब्जा कर रहे थे। ब्रह्म पर भी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, यानी कि बंगाल मद्रास आदि की सभी की यही कहानी थी। बुंदेल और हरमूलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख हार। इतनी बेइज्जती करते थे, इतना मतलब जो रानी थी वो रनिवासों में रोती थी बहुत। उनको इतना परेशान किया जाता था। बेजार का मतलब क्या है यहाँ पे? परेशान। उनको परेशान किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, उनको बेइज्जत किया जाता थे। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार। जो कलकत्ता में जो बाज़ार लगता है वहाँ पे उनके गहने कपड़े आदि को वो बेचते थे। सरेआम नीलाम छापते थे, यानी अखबारों में उनकी नीलामी की खबर छापते थे अंग्रेज़ों के जो अखबार थे। और उनमें बाकायदा क्या लिखा जाता था अखबारों में कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख हार। यानी लखनऊ की जो नवाब होते थे, जो उनकी औरतें होती थी, वो बड़े बड़े नौलख हार पहनती थी, बहुत बड़े बड़े भारी भारी जेवर पहनती थी। तो उनको बोलते थे कि वो ले लो, वो बेच रहे हैं हम। ठीक है, चलिए। यूँ पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी कि अब ऐसा माहौल हो रहा था कि अपनी इज्जत, जो कभी लोग पर्दे में रहते थे उनकी वो कभी बाहर नहीं निकलते थे पर्दों के बिना कभी, तो उनकी इज्जत जो है वो दूसरों के हाथ बिकने लगी थी। यानी कि वो औरतों की इज्जत नहीं समझते थे, किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। तो बुंदेल, यानी कि वो जो बुंदेल जाति है वो हमें यही कहानी सुनाती है कि उस समय जो थी रानी लक्ष्मीबाई ने बीड़ा उठाया और वो मर्दों की तरह लड़ी थी। किसकी तरह? मर्दों की तरह। ठीक, मर्दों की तरह। चलिए, कुटियों में थी विषम वेदना, कुटियों में थी विषम वेदना, महल में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबेली ने रनचंडी का कर लिया था प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। कि कुटियों में भी विषम वेदना थी, महलों में भी आहत अपमान था। इस समय क्या कुटी क्या महल, सब जगह यही चर्चा चल रही थी कि किस तरह से अंग्रेज़ों को हमें खदेड़ना है। वीर सैनिकों के मन में भी अपने पुरखों का, जो उनके पुरखे इतने योद्धा थे, रणकौशल थे, उनका अभिमान था। यानी उन्हें अपने पुरखों पर बड़ा नाज था। नाना धुंधुपंत जो थे, जो उसके भाई थे, किसके? लक्ष्मीबाई के जो मुँह बोले भाई थे धुंधुपंत, वो भी क्रांति का, यानी कि उनके विरुद्ध जो उन्होंने क्रांति का मशाल जलाई थी उसका सामान, यानी चारों तरफ कभी किसी राजा के पास कभी किसी राजा, सबके पास जा कर के एकजुट हो रहे थे। बहन चमेली ने इस समय जो रणचंडी का मतलब उसने ऐसा रूप अपना धारण कर लिया था कि अब मुझे किसी भी तरह से इनको अंग्रेज़ों को अपने यहाँ से बाहर करना है। आह्वान, यानी आह्वान मतलब बुलावा। अब उसने उसके अंदर एक मानो किसी रणचंडी इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ना कि जब असुरों को मारा गया था तो देवी ने भी रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। तो उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपना सब कुछ वो करके युद्ध में उतरने का निर्णय ले लिया था और उसने कहा था कि मैं अपनी झांसी बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मुझे यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाना है। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, यानी कि सबको बुलाया और कहा, सबको समझाया कि
क्या करना है, यानी युद्ध का जो यज्ञ था वो प्रारंभ हो गया था। अब सबके अंदर जो सोई हुई ज्योति थी, जो कहीं ना कहीं छिपी हुई थी कि अब हम देश गुलाम नहीं रहने देंगे, अब वो वहाँ से शुरू हो चुकी थी। तो बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूप मचाई थी। अब महलों ने आग जो दी थी, जो राजाओं से जो इनसे चिंगारी जो चली थी, उसकी जो झोपड़ियों ने जो ज्वाला सुलगाई थी, यानी कि झोपड़ी महल सब कोई, क्या छोटा क्या कोई बड़ा, सभी के अंदर एक ही ज्वाला धधक रही थी कि हमें किसी तरह अपने देश को आज़ाद करना है। तो यहाँ पे जो यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी, ये अंदर मन से आ रही थी, ये कोई ऊपर से नहीं थी, क्योंकि अत्याचार बहुत सह चुके थे अब वो। क्योंकि अपने ही घर में पराए हो रहे थे। ज़मीन हमारी, घर हमारा, टैक्स हम उनको दे रहे थे, औरतें हमारी, जेवर हमारा, और वो उन जेवरों को छीन रहे थे, औरतों को दासियां बना रहे थे। जिसके यहाँ कोई वारिस नहीं होता था उसकी सत्ता हथिया लेते थे। तो वो थे कौन? उनका हमारे यहाँ तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो फिर भी हम पे अत्याचार कर रहे थे। तो सहन करने की एक शक्ति होती है जो कि अब सबकी बस हो चुकी थी, शक्ति अब छीन हो चुकी थी। अब वो किसी ना किसी तरह से अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या मेरठ, क्या कानपुर, पटना, हर जगह से क्रांति की चिंगारी उठ खड़ी हुई थी, और जो चिंगारी की जो लपटें थी वो दूर दूर तक छा गई थी। झांसी भी अब अपना राज्य वापस चाहती थी, दिल्ली भी, लखनऊ भी, सब जगह से क्रांति, चारों तरफ से क्रांति शुरू हो चुकी थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। यानी कि अब ये इन जगहों पे तो हो गई थी, लेकिन जबलपुर जो मध्य प्रदेश में, कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे भी अब कुछ ना कुछ चिंगारी, तो वहाँ पे भी कुछ लोग वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी कुछ हलचल तो मचानी ज़रूरी थी, क्योंकि हर जगह से जब रिस्पॉन्स मिल रहा था तो वहाँ पे भी जाना था। अब वहाँ पे भी वो चिंगारी उठते उठते कहाँ पर पहुँच गई? मध्य प्रदेश भी पहुँच गई, महाराष्ट्र में भी पहुँच गई। तो बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, यानी कि उस विशेष जाति के मुँह से ही हमने ये चीज़ सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी थी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं किस तरह से उनसे लड़ूंगी, किस तरह से नहीं। वो तो मर्दों की तरह आगे बढ़ती ही गई, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। ये नाना धुंधुपन, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह, मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो इस स्वतंत्रता के जो महायज्ञ, जो ये यज्ञ शुरू हुआ था, यानी कि ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी, जो क्रांति शुरू हुई थी, उसमें कई वीरवर, जो कई महान वीर थे, वो काम आए। कौन? नाना धुंधुपंत कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई। तात्या टोपे कौन थे? दोनों के गुरु थे, नाना धुंधुपंत के भी और लक्ष्मीबाई के भी। चतुर अजीमुल्ला सरनाम, ये अहमद शाह मौलवी, और ठाकुर कुंवर सिंह। ठाकुर कुंवर सिंह कहाँ के थे? राजा, बिहार के। सैनिक अभिराम, मतलब अभिराम का मतलब क्या है यहाँ पे? अभिराम का मतलब है सुंदर, मोहक, यानी कि जो अपनी वीरता से भी मोहक थे, सुंदरता भी मोहक थे। उन्होंने अपनी वीरता से ऐसे ऐसे काम किए कि लोग उनकी वीरता की गाथा गाते हुए थकते नहीं थे उस समय। तो भारत के इतिहास में, गगन में उनके नाम हमेशा अमर रहेंगे। वीर कुंवर सिंह ने तो अपना हाथ तक न्यौछावर कर दिया था। जब हाथ में उनके गोली लगी थी तो उन्होंने काट करके
जब वो हाथ आड़े आ रहा था तो उन्होंने काट करके गंगा मैया को वहीं पे समर्पित कर दिया कि ले गंगा मैया, ये हाथ अब तू ही संभाल, क्योंकि उसमें जहर पॉइजन जा रहा था। तो ऐसे ऐसे वीर सैनिक हुए हैं हमारे भारत में कि जिनका नाम लेने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी ताकि हम आज आज़ाद रहें, और आज हम आज़ाद बैठे हैं। आज हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं दूसरों के सामने। लेकिन हमें पहले ये आज़ादी अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं थी। लेकिन आज जुर्म कहराती है उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज उन्हें कहते हैं कि नहीं, वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने गलत किया, क्रांति नहीं करनी चाहिए थी। ये उनकी यही वीरता उनको जुर्म के नाम से कहलाई जाती। क्या ये सही है? नहीं, उनकी कुर्बानी, उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसी की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आज़ाद। तो ये क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। तो ये जो आपकी जो 4 पंक्तियाँ हैं, ये इनका बार बार अर्थ बताने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हम इनको बार बार नहीं बता रहे। एक बार हमने स्टार्ट में बताया, बीच में भी बताया, लेकिन इसका बार बार अर्थ बताने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। तो हम आगे चलते हैं। चलिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। अब इन वीरों की तो हम गाथा चलो यहीं छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं झांसी के मैदानों में। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि इन सारे वीरों को तो हम कभी नहीं भूलेंगे, चलो इनको छोड़ चलें। अब हम झांसी के मैदान में चलते हैं, जहाँ एक औरत लक्ष्मीबाई जो मर्द बनकर, मर्द से भी ज़्यादा ताकत दिखा रही है मर्दानों में, यानी जितने भी लोग हैं वहाँ उनके बीच में वो लड़ रही है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा। लेफ्टिनेंट वॉकर ने मोर्चा संभाला अंग्रेजों की तरफ से, आगे बढ़ा जवानों में। जो अपने सैनिक थे वो उनका नेतृत्व कर रहा था। तभी रानी ने भी तलवार खींच ली कि अब मैं तेरे साथ लड़ूंगी, यानी कि द्वंद आसमान में। द्वंद का मतलब क्या है यहाँ पे? संघर्ष, ठीक है, संघर्ष यानी लड़ाई, ठीक। तो उनको अब मैं तेरा सामना करती हूँ, और आसमान में तलवारें बजने लगी, ठीक। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। जब रानी ने तलवार खींच ली और रानी की जब तलवार चली तो उस समय वो जख्मी हो गया, और जख्मी होकर के वो वहाँ से भाग गया। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन चारों लाइन का मैंने आपको बताया ही है कि इसका अर्थ बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम इस पैराग्राफ पर। चलिए, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो रानी जो है वो युद्ध करते हुए, वाकर तो भाग गया, लेकिन रानी युद्ध करती करती कालपी राज्य तक पहुंच गई। और उसने 100 मील मतलब किलोमीटर, ठीक है, मील मतलब किलोमीटर। 100 किलोमीटर निरंतर मतलब लगातार वो लड़ती रही और जीतती गई, वो चलती गई। लेकिन इसी बीच उसका जो घोड़ा था वो थककर गिर गया, और वो उसी समय स्वर्ग को सिधार गया। तब उसके लिए दूसरा घोड़ा लाया गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। जो यमुना का जो तट था, अंग्रेजों ने वहाँ पर भी मुँह की खाई, वो हार गए। विजय रानी आगे चल दी, और अब वो उन्हें हरा करके आगे चल दी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अब वो ग्वालियर के जो राजा थे वो अंग्रेजों के मित्र थे। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के जो मित्र थे सिंधिया, उन्होंने ग्वालियर छोड़ दिया। इस तरह रानी ने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। तो यही बात हमें कौन समझा रहा है? बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी।
विजय तो मिल गई, ग्वालियर भी जीत लिया, कल्पी भी जीत लिया, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। वो तो एक सेना हार जाती तो दूसरी खड़ी कर देते थे। अब दूसरी सेना फिर से घिराई अब चारों तरफ से। अब की बार कौन आया? जनरल स्मिथ। अब की बार कौन आया? जनरल स्मिथ। उसने मुंह की खाई थी, अब उसको भी हरा दिया। कान्हा और मुंद्रा, जो कि उसकी कौन थी? बचपन की सहेली। किसकी? लक्ष्मीबाई की। ठीक है, रानी के संग आई थी युद्ध में। उन्होंने भी, वो भी एक मंझी हुई खिलाड़ी थी, उन्होंने भी भारी मार मचाई थी। वो भी इधर काट उधर मार, ये कर वो कर, उन्होंने भी पूरा आतंक मचा दिया था। तो अंग्रेज हिल गए थे। अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये भारत की औरतें हैं क्या है। वो सारे घबरा गए, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। अंग्रेजों की नीति पहले से ही ऐसी थी, ये हमेशा पीठ पे वार करते थे, सामने वार नहीं करते थे, पीठ पे वार करते थे। आगे तो जनरल स्मिथ लड़ रहा है और पीछे से ह्यूरोज आ गया। और अब हाय चार के, क्योंकि रानी अब आगे से भी गिर गई, पीछे से भी गिर गई। अब लेकिन घिरी रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए, आपको चित्र में भी दिखा रहे हैं कि आगे भी घिरी है और पीछे भी घिरी है। ठीक है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने वाला नाला आया यह तो संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार प्यार। लेकिन उसके बाद भी जब ह्यूरोज आ गया, वो पीछे से आ गया, तब भी रानी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने मुंह में लगाम रखी घोड़े की और दोनों हाथों में तलवारें ली और सैन्य उनको काटती हुई आगे चलती गई। लेकिन सामने एक नाला आ गया जिसको उसे पार करना था। लेकिन यह जो संकट था ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में था। ये संकट बहुत भारी था। क्या करती वो? घोड़ा अड़ा। वो जो घोड़ा था वो दुबकेला घोड़ा था, जिसे कहते हैं ना कि पीछे हट रहा था वो। लेकिन अगर अपना घोड़ा होता तो वो नाला पार कर जाती। अब जो नया घोड़ा था उस पर भरोसा नहीं था और उसने पीछे हार की लिए अपने, उसने पीछे को होने लगा, वो नाले से डर गया। इतने में सारे वो जो थे अंग्रेज वो आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरा। अब रानी अकेली पड़ गई और चारों तरफ शत्रु ही शत्रु थे, लगे वार पर वार। कोई इधर से वार कर रहा है, कोई उधर से वार कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे रानी क्या पड़ गई थी? अकेली पड़ गई थी। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? चलिए, घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। सिंहनी यहाँ पे शेरनी का दर्जा दिया गया है। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। कि अब वो घायल हो गई, अब वो घायल होकर गिर गई, उसे वीर गति पानी थी, यानी कि अब उसकी मौत निश्चित थी। क्यों? क्योंकि अब उसको घायल वो इतनी हो गई थी कि अब वो लड़ नहीं सकती थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 की, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि रानी अब जो है स्वर्ग सिधार गई। अब तो सिर्फ उसकी अंतिम सवारी थी। कौन? चिता उसकी, जो उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, यानी कि अब जो ये तेज था जो धरती पे था, ये उस तेज से मिल गया जो परमात्मा में लीन होना था। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, यानी कि उस पर हम प्राउड कर सकें, गर्व कर सकें, इसकी तो वो सच्चे अधिकारी थी। अभी उसकी उम्र, जिस समय उसकी मृत्यु हुई, वो केवल 23 साल की थी। मनुज, मनुज मतलब मनुष्य, ठीक है, मनुष्य, मनुष्य नहीं, कोई अवतार थी वो। हमको जीवित करने आई थी, हमें झंझोड़ने आई थी, हमें कचोटने आई थी कि उठो और अपने देश के लिए लड़ो। वो स्वतंत्रता की नारी बनकर हमें जगाने आई थी। हमें रास्ता दिखा गई पथ, पथ मतलब रास्ता,
पथ का मतलब क्या है यहाँ पे? रास्ता। सिखा गई, हमको सीख सिखानी थी, जो उसे सिखाना था वो हमें सिखा गई। इतनी छोटी सी उम्र में उसने देश के लिए जो अपना बलिदान दिया वो कोई कम नहीं है, और कोई साधारण व्यक्ति उसको कर भी नहीं सकता। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यानी कि तुम्हारा उपकार ना मानने वाले, तुम्हारा उपकार मानने वाले। कृतघ्न जो होता है वो होता है उपकार ना मानना, और कृतज्ञ होता है उपकार मानना। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तो उन्होंने कहा जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गई तो यहाँ पे जो है सुभद्रा कुमारी जी का जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया है कि इस कविता को पढ़ते पढ़ते मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन करता है कि मैं उस समय क्यों नहीं थी। तो क्या आपके भी मन में ऐसा होता है? होता तो होगा ज़रूर, क्योंकि कविता है ये, कहते हैं मन में एक देश प्रेम जगाने वाली है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जाओ रानी, सब ने कहा कि जाओ रानी कृतज्ञ, कि तुम्हारा जो उपकार है वो हम कभी भी भारतवासी भूलेंगे नहीं। यह जो तेरा बलिदान है, ये स्वतंत्रता की जो चिंगारी तुमने लगाई है, ये कभी भी किसी के अंदर मिटेगी नहीं। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, या कोई बोले ना, हो मदमाती विजय, या चाहे कोई मदमाती का मतलब होता है यहाँ पे नशे में, जैसे मदमाती हाथी होता है ना, मदमस्त होके चलता है, वैसे मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे ये गोलों से झांसी मिटा दे, लेकिन जो तुमने स्वतंत्रता की जो चिंगारी हमारे अंदर जगाई है वो अभी कभी भी मिटेगी नहीं। चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे कोई भी कुछ हो जाए, चाहे फांसी लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो तुमने हमारे अंदर स्वतंत्रता का जो बीड़ा जगाया है वो हम भूलेंगे नहीं, और हम स्वतंत्रता को अपनी लेकर के ही रहेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा जो स्मारक, ये तो एक नाम का वो बनाया गया है, लेकिन तेरा स्मारक यानी तूने जो अपनी छाप छोड़ी है वो सिर्फ तेरा ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। तो खुद अमिट यानी न मिटने वाली, न मिटने वाली, अमिट मतलब होते हैं न मिटने वाली, ठीक है। ऐसी निशानी थी कि तुझे युगों युगों तक याद रखा जाएगा, तुझे कोई भी भूलेगा नहीं। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, यानी कि बुंदेलों की जो विशेष जाति जिन्होंने ये कहानी हमें सुनाई है वो सत्य है, जो हमने सुनी है, जितना हमने जाना है कि तुमने मर्दानी यानी कि मर्द के रूप में, यानी कि आदमियों को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसी लड़ाई लड़ी और झांसी को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। और कहते हैं ना कि 1857 की जो क्रांति है वो आज भी इतिहास में ऐसे अंकित है कि जैसे मानो कोई किसी भी पथ को चलने के लिए जब शुरू की जो मंजिल होती है वो 1857 की ही क्रांति है, जिसे हम मरते दम तक भी भूल नहीं सकते और युगों युगों तक नहीं भूला जाएगा, ना इतिहास इसे कभी भूलने देगा। ठीक है, तो ये कविता से प्रश्न है, ये प्रश्न है कविता से। कई जगह पर पद्यांश कराए जाते हैं, कई जगह पर प्रश्नों के उत्तर कराए जाते हैं। अगर उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें आप भेज सकते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका एक्सरसाइज, इसमें अभ्यास कार्य इतना नहीं है, जितना भी है उतना हम आपको बता देते हैं। ठीक, चलिए अब झांसी के रानी के जो हैं अनुमान और कल्पना, यहाँ पे अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। कविता में जो स्वाधीनता संग्राम के किस दौर की बात है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कौन से दौर की बात है, 1857 की बात है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है, क्यों कहती है उस रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी? क्योंकि जो कार्य जैसे तलवार, कृपाण, ये बर्छी, ये सब किसके हथियार थे? मर्दों के हथियार थे। और लक्ष्मीबाई ने जो लड़ाई लड़ी है वो किसी भी मर्द से कम नहीं है,
किसी से भी कम नहीं है वो। उन्होंने इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा है, क्योंकि उन्होंने मर्दों की तरह लड़ाई की। उन्होंने झांसी को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वो कहते हैं ना कि वो जब चारों तरफ से गिर गई, लेकिन उन्होंने कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने जो क्रांति की मसाल जलानी थी, जो लोगों के मन में स्वतंत्रता का विश्वास जगाना था, वो उन्होंने जगाया, उन्होंने पूरा किया। तो इसीलिए इसको मर्दानी का संज्ञा दी गई है। ठीक है। बर्छी, कृपान, कटारी उस जमाने के हथियार थे। तो आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम क्या होंगे? बंदूक, पिस्तौल, AK-47, 57 टैंक, ये इस टाइप के जितने भी हथियार हैं आज हमारे आर्मी में, तो ये आज के हथियार हैं। उस समय बर्छी, कृपान, कटारी ये होते थे। बर्छी यानी ढाल जिससे हम रोकते थे, कृपान यानी जो एक चाकू टाइप कटारी होते वो होते हैं, उसको बोलते हैं। इसमें है सन 1857 के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करो। अगर तुम उस युद्ध के दौर में होते तो कल्पना करो, बताओ। कि जैसा कि मैंने कविता को बताते समय भी आपको बताया है, तो वो तो कविता के समय ही कि हाँ ये देश प्रेम की ऐसी कविता है कि मन में रोंगटे खड़े करने वाली है। तो उस समय अगर हम होते तो शायद हम भी स्वतंत्रता के उसमें भाग लेते। ठीक है। अब इस कविता में जो है जिन जगहों के नाम आए उनको भारत के नक्शे पर दिखाओ और सन 1857 के विद्रोह के दौरान लक्ष्मीबाई की यात्रा को दिखाओ। अब ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में है और झांसी जो है वो यूपी में है। ठीक है। तो और कालपी इनके बीच में है। तो ये सारी जगह जो है आपको भारत का जो मैप है वो भारत का मैप में देखना आपने कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और जो अंतिम सांस ली थी वो भी रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में ली थी और ग्वालियर में ही उनकी समाधि बनाई हुई है। तो अब चलते हैं दूसरे इस पर। इस कविता का सामूहिक सहस्वर पाठ करो और गीति करना, ये आपको कक्षा में करना है। आप अपने घर पे भी कर सकते हो सहस्वर वाचन। ठीक है। इस कविता की जो भी पंक्तियाँ तुम्हें अच्छी लगती हैं उन्हें छाट कर लिखो और उन पर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो। ये आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। और घर पे भी अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर में ही पढ़ रहे हो, तो घर में भी आप इसको लिख करके कर सकते हो। ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ इतना ज़्यादा ख़ास है नहीं, भाषा की बात है। अब भाषा की जो बात है, भाषा की बात में क्या है इसके अंदर, यहाँ पे जो है ये दिए गए हैं झांसी की रानी, जेसिका का भाई, प्रेमचंद की कहानी, मिट्टी के घड़े, 5 मील की दूरी, नहाने का साबुन, रसीद का दफ्तर, रेशमा के बच्चे, बनारस का। तो इन सब में कुछ चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? ये। ठीक है। इसमें ये कॉमन है। ये देखिए, ये अक्षर कॉमन है। अक्षर मतलब शब्द। का, के, की, दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। यहाँ पे दो संज्ञाएं हैं, उनका संबंध है यहाँ पे। और ये संबंध किससे जुड़ा है? की से जुड़ा है, के से जुड़ा है, का से जुड़ा है। तो ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह पर इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का के। अब का के की क्या है? ये कारक चिन्ह है। क्या है ये? कारक चिन्ह। ठीक है। विभक्ति चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह। कौन सा? संबंध। ठीक। किसका संबंध? झांसी और रानी। तो झांसी की रानी, लेकिन यहाँ पे झांसी भी क्या है? स्त्रीलिंग है और रानी भी स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पे की आया। मिट्टी और के घड़े। अब घड़े क्या है यहाँ पे? घड़े क्या है यहाँ पे? बहुवचन है। ये देखिए, घड़े क्या है यहाँ पे? बहुवचन है। अब बहुवचन है तो के आएगा। ठीक है। अगर सिंगल है, पुल्लिंग है, तो का आएगा। स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे की आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक जेसिका है ये, लेकिन भाई क्या है यहाँ पे? पुल्लिंग है तो का आएगा। 5 मील की दूरी, अगर ये दूरी क्या है? स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा? की आएगा। अब रेशमा है, के बच्चे, बच्चे क्या है? बहुवचन है तो के आएगा। तो प्रेमचंद की कहानी, कहानी क्या है? स्त्रीलिंग है तो इसलिए की आया। नहाने का साबुन, साबुन क्या है यहाँ पे? साबुन क्या है? पुल्लिंग है तो का आया। आम क्या है? बनारस के आम, आम क्या है यहाँ पे? पुल्लिंग के रूप में हुआ है तो यहाँ पे के आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है। तो कारक चिन्ह है ये कौन से? संबंध कारक। अब यहाँ पे ये है प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा पर, यहाँ पे ये प्रकाशन, इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। ये क्या है? ये पढ़ने के लिए हैं।
तो यहाँ पे भारत की महान नारियाँ, अब महान नारियाँ वो किसी भी उससे विभाग से हो सकती हैं, किसी भी स्टेट से के द्वारा प्रदर्शित की हुई हो सकती है, प्रकाशित की हुई, तो उनको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता, अपराजिता आप पढ़ सकते हो। आप ये किसी भी लाइब्रेरी से भी ले सकते हो, किसी पुस्तक की दुकान से भी ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, आप ये पढ़ोगे तो आपके अंदर भी वीरता का भाव आएगा। अब यह देखिए ध्यान देने योग्य शब्द, ये देखिए ये है ध्यान देने योग्य, भ्रकटी, ये सारे मैंने आपको बताए हैं, गुमी, फिरंगी, बुंदेले, हरबोले, तो ये इस तरह के सारे शब्द हैं जिनको आपको बताया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि मैंने बीच बीच में आपको बताए हैं। इन सबको ध्यान से देखिए, पढ़िए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।